हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का योनिका फाउंडेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिया पर। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम टाइम में आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूं और बहुत अच्छे से समझ में भी आए। हिंदी की सीरीज में हमने हिंदी व्याकरण के पहले खंड में पढ़ा था वर्ण विचार। फिर उसके बाद हमने दूसरे खंड में पढ़ा शब्द भेद, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे शब्दों को अलग अलग आधार पे बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्दों में ये चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में आते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया, क्योंकि पहले के तीन टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैं बार बार आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमको शुरू से ये जो हमने सीरीज शुरू की है और जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, आपको एक रोड मैप जो है पता होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का पूरा एक एरियल व्यू आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज पढ़नी है, कहाँ से कौन सी चीज निकल के आती है। तो वो मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है और बार बार मैं हर लेक्चर में आपको ये चीजें रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले क्रिया पर आप सब लोग मोटा मोटा जानते हैं और बचपन से हम पढ़ते भी चले आ रहे हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या फिर किसी काम का करना प्रकट होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, एक्शन है। तो ये क्या है, काम का करना है। या फिर मैं आप ये कहूं कि घड़ी चल रही है या फिर हवा चल रही है, और है ना। तो ये मैं सो रहा हूं, तो ऐसे चीजें क्या, किसी काम का होना प्रकट होता है, ठीक है। मेरा पढ़ाना क्या हो गया, एक्शन हो गया, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। आपका देखना क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया, जिसको कहते हैं होना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, ये सभी क्या है, क्रिया के उदाहरण है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, ये एक क्रिया है। रानी गाना गा रही है, तो यहाँ पर गाने की क्रिया हो रही है। तो गा रही है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। क्रिया एक विकारी शब्द है, आप जानते हैं विकारी और अविकारी। तो क्रिया जो है विकारी शब्दों में आता है और बाकी जो आपका समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये क्या आते हैं, अविकारी में आते हैं। तो क्रिया विकारी है और विकारी शब्दों का मतलब मैंने बताया था कि जिसके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है बदलाव आ जाता है, वो क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया है, तो क्रिया में अगर मैं यहाँ पर रवि की जगह मैं यहाँ पर सीता कर दूं, तो आप देखेंगे सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो क्रिया में बदलाव आ जाएगा, यानी कि क्रिया विकारी शब्द है, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे होंगे, विकारी और अविकारी भी समझे। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रानी गाना गा रही है, तो यदि मैं रानी की जगह मैं यहाँ पर रोहित कर दूं कि रोहित गाना गा रही है, तो गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर रोहित करेंगे हम, तो रोहित गाना गा रहा है करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विकारी और अविकारी में क्या फर्क है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अभी आपको सिर्फ एरियल व्यू दिखा रहा हूं मैं क्रिया के भेद का। अब आपको सिर्फ जो ये सामने स्लाइड दिख रही है इतना ही पढ़ना है और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम कर्म के आधार पर बात करें तो क्रिया दो टाइप की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। यदि हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर भी क्रिया दो टाइप की होती है, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जहां पर कर्म ना हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अभी हम आगे अलग अलग से इनको डिस्कस करेंगे। तो जहां पर कर्म ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म भी शामिल हो वहां पर सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी आगे और भी बात करेंगे इस पे। सकर्मक क्रिया के भी दो पार्ट किए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बहुत सरल है, जब आप आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप तुरंत एक सेकंड नहीं लगेगा और आप पहचान जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया मतलब जो मतलब रूढ़ मैंने बताया था ना, रूढ़ शब्द जब हमने पहले शब्दों के भेद पढ़े तो उसमें बताया था, रूढ़ मतलब जिसमें कुछ भी ऐड ना किया गया हो, बिल्कुल मूल धातु हो, ठीक है। कि जैसे पढ़ना में होता है पढ़, उसमें ना जोड़ देते हैं तो यौगिक क्रिया हो जाती है। इसी तरीके से रूढ़ क्रिया होती है। तो रूढ़ क्रिया यानी कि मूल धातु, ठीक है। इसके बाद यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया मतलब जिसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसको क्रिया बनाया गया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, तो वो यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया को पांच भागों में हम पढ़ते हैं। एक तो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी होती है नाम धातु क्रिया, तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया
और चौथी होती है सहायक क्रिया और पांचवी होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो मुझे और आपके लिए वीडियोस बनाने का मन करता है और मैं आपके लिए और अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये स्लाइड को देखिए। तो हम पहले अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, फिर सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, फिर प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, नाम धातु, पूर्वकालिक, सहायक और संयुक्त क्रिया। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्या होती है, ये सारी अलग अलग क्रियाएं क्या होती है, बस आपको इतना पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया को लेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखो, धातु का वह रूप, धातु मतलब क्रिया ही है, धातु का मतलब क्रिया ही होता है, बट धातु उसको मूल क्रिया को कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पढ़ता है, तो पढ़ता में पढ़ सिर्फ क्या है, धातु है और उसमें ता जोड़ दिया गया है तो पढ़ता बन गया है, तो इसे हमने यौगिक कह दिया है। लेकिन जो मेन धातु होती है वो सिर्फ पढ़ है, उसमें ता जोड़ करके उसको हमने मेन क्रिया बनाया हुआ है। ठीक है। तो धातु उसका मूल रूप होता है, उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो उसको क्रिया हम बोलने लगते हैं। ठीक है। यानी कि पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है ना, कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो उसमें ता जोड़ा तो क्रिया बना। सिर्फ इसमें पढ़ लिखा होता, ठीक है, तो वो मूल धातु होती, उसी को कहते हैं क्रिया। तो धातु का वह रूप यानी कि मूल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इतना कुछ डेफिनेशन में अगर समझ नहीं आ रहा तो सीधा सा समझो आप ये कि अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाऊं, गगन पढ़ता है, तो गगन पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, ये सब कुछ भी नहीं पता, सिंपल है, गगन पढ़ता है। हमें नहीं पता क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, किसे पढ़ाता है, कुछ नहीं, इसमें सिंपल पता है गगन एक लड़का है और वो पढ़ता है। ठीक है। तो ये है अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है। दूसरा है बच्चा सोता है, सिंपल है, बच्चा सोता है, कब सोता है, कहाँ सोता है, क्यों सोता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल एक सेंटेंस है कि बच्चा सोता है, एक बहुत ही छोटी सी जानकारी दी गई कि बच्चा सोता है। ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, कहाँ चलती है, कैसे चलती है, कब चलती है, कुछ भी नहीं है इसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है। लड़का दौड़ता है, सिंपल इंफॉर्मेशन, लड़का दौड़ता है, तो ये है अकर्मक क्रिया। अब आगे देखेंगे सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। सकर्मक क्रिया वो है जिसमें कर्ता, क्रिया और क्या, कर्म तीनों होते हैं। कर्ता मतलब आपका सब्जेक्ट, क्रिया मतलब आपका वर्ब और कर्म मतलब आपका ऑब्जेक्ट, तीनों होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल, सोहन किताब पढ़ रहा है, तो कुछ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट का भी पता है, सब्जेक्ट भी है हमारे पास, कर्म भी है हमारे पास और हमारे पास क्रिया भी है। तो सोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है। इतना पता चल रहा है आपको, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि अकर्मक और सकर्मक में क्या फर्क है। यहाँ पर देखें, मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन कुछ पी रहा है और क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। ठीक है। क्या, किसको, ये सारे सवालों के जवाब मिले तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कर्म है। तो मोहन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कर्म है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, खेल रहे हैं। अगर सिर्फ मैं ये कहता कि बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट नहीं होता, तो फिर ये क्या होता, अकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि बच्चे सिर्फ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किसको खेल रहे हैं, ये नहीं पता। ठीक है। मोहन पी रहा है, सिर्फ अगर यहाँ पर पीने की बात होती तो अब क्या पी रहा है, किसे पी रहा है, ये नहीं पता, तो ये हो जाता अकर्मक क्रिया। सोहन किताब पढ़ रहा है, यदि यहाँ पर सिर्फ इतना होता कि सोहन पढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाता। जैसे पिछले वाले में आप देखेंगे, गगन पढ़ता है, तो गगन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखो सोहन पढ़ रहा है, तो पता चल रहा है कि सोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्म है, तो सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक में क्लियर हो गया आपको कि अकर्मक कहाँ पर होगा और सकर्मक कहाँ पर होगा। यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ठीक है। आगे मूव करते हैं। सकर्मक क्रिया में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो,
एरियल व्यू में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया था एक कर्मक और द्विकर्मक भी छोटे से सब पार्ट बना दिए गए हैं। हालांकि ये आप पढ़ोगे तो लगेगा अरे ठीक है, ना भी पढ़ते तो पता चलता, बट एक बार दिमाग में रहेगा। अगर आप स्क्रीन पर देखें, नाम एक बार दिमाग में आपके रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम भी नहीं पता होगा तो सडन आपको एकदम से आ जाएगा क्वेश्चन, तो लगेगा कि अरे ये क्या नई चीज है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है और आपको ये याद रह जाएगा। एक कर्मक क्रिया यानी कि जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो। ठीक है, कर्म आप समझ गए कि कर्म किसकी बात हो रही है। तो जहां पर एक कर्म हो वहां पर एक कर्मक, जहां पर दो कर्म हो वहां पर दो कर्मक। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, राम आम खा रहा है। तो आम खा रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, और क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ही कर्म है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर द्विकर्मक देखेंगे, अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पहला सवाल क्या पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। तो पहला सवाल हमें मिला गणित पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमें एक कर्म मिल चुका। इसके बाद किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें दो कर्म मिल गए। तो यहाँ पर दो कर्म है, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है मुझे लग रहा है अभी तक का ये। तो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ लिया, सकर्मक क्रिया पढ़ लिया, सकर्मक क्रिया के दोनों सब पार्ट पढ़ लिए। अब हमें मूव करना है प्रयोग के आधार पर, जो क्रिया के भेद हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, रूढ़ क्रिया मैंने अभी आपको बताया कि रूढ़ क्रिया मूल धातु होती है, उसको हम रूढ़ कहते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो वो रूढ़ क्रिया होती है। ठीक है, यहां से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में आप देखेंगे कि 5 टाइप के मैंने बताए, तो इन पांचों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, नाम से बिल्कुल एकदम स्पष्ट होता है। कोई भी क्रिया का भेद आप पढ़ रहे हैं उसमें नाम से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उसका क्या मतलब है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा मतलब जहां से प्रेरणा मिले। तो आप देखेंगे जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य को उसको करने की प्रेरणा दे, उन्हें प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गई, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़वाया, मतलब छात्रों से पढ़वाई। तो दूसरे से करवाने, स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाने का बोध हो या दूसरे को करने की प्रेरणा दे, तो वहां पर क्या होता है, हमें प्रेरणार्थक क्रिया का बोध होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक खुद काम नहीं करता, नौकर से काम करवाता है, तो किसी और से काम करवाया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि उठवाना, कटवाना, चलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, खिलवाना, रखवाना, दिलवाना, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो आपको आंसर करना है ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको अभी प्रश्न दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है प्रेरणार्थक क्रिया से पूछे गए हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर ये बोध हो कि किसी और से काम करवाया जा रहा है, स्वयं नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य को उसको करने की प्रेरणा दे, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। पिछले सालों में देखा गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नाम धातु क्रिया। वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए, बात क्या है, एक संज्ञा है, बात से क्या बन गया, बतियाना। ठीक है, इसके बाद आपका अपना है, अपनाना। इसके बाद गरम से क्या बन गया, गरमाना। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कुछ ना कुछ ऐड करके जब हम क्रिया बना लेते हैं, उसको क्रिया की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, गरियाना, बतियाना, लतियाना, गरमाना, चिकनाना, ये कुछ उदाहरण है नाम धातु क्रिया के। तो उम्मीद है नाम धातु क्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि पूर्व से ही समझ रहा होगा, पूर्व और कालिक यानी कि पहले के काल में जो क्रिया हो गई वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, जिसमें पहले की क्रिया भी आए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में ये पता चले कि जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उसने पहले कोई काम समाप्त किया और उसके जस्ट बाद उसके समाप्त करके उसकी दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, यानी कि दूसरा काम उसने किया,
तो दूसरा काम प्रारंभ हो जाएगा जैसे ही, तो दो क्रियाएं वहां पर हो जाएंगी। तो जो पहली वाली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कि जो पहले के काल में हुई है, पहले वाले पार्ट में। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, श्याम भोजन करके सो गया। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने भोजन किया, ठीक है, भोजन करके, तो करके यहाँ पर क्रिया है। इसके बाद भोजन करके वो सो गया, तो यहाँ पर करके जो है वो क्या है, करना, भोजन करना। तो करना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और सोना इसकी क्या है, दूसरी क्रिया है, ठीक है। इसके बाद श्याम खाना खाकर चला गया। तो खाना खाकर, तो यहाँ पर देखिए खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पहले कुछ उसने काम किया, उसके बाद वो दूसरा काम शुरू कर दिया उसने। तो पहले उसने खाना खाने का काम किया, उसके बाद वो चला गया। तो खाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अंडरस्टूड। इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप सब जानते हैं कि जो मेन वर्ब होती है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करती है, मुख्य क्रिया की। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। मतलब कि सहायक क्रिया आती है तो जो पूरा सेंटेंस होता है, पूरे वाक्य को मेन जो वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ लग करके जो सेंटेंस का जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट और पूर्ण करती है, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, मैं बाजार जाता हूं। तो यहां पर हूं किस प्रकार की क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो बाजार जाता, अगर हूं ना हूं, यहां पर रहे, हूं ना रहे, तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यहां पर हूं जो है वो सहायक क्रिया है। जाना एक क्रिया है और यहां पर जो हूं है, जाना एक क्रिया है और यहाँ पर जो हूं है ये क्या है, सहायक क्रिया है। इसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। तो मुझे तुमसे बात करनी है, तो बात करना मुख्य क्रिया है और है यहाँ पर सहायक क्रिया है। समझ में आ रहा हो गया, बहुत स्पष्ट, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तुम खेल रहे थे। तो तुम खेल रहे थे में यहाँ पर खेलना क्या है, मुख्य क्रिया है, और थे यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। आखिरी क्रिया जो बचती है आपकी संयुक्त क्रिया है। इसको पढ़ेंगे, जब दो या दो से ज्यादा क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब कि दो क्रियाएं या उससे ज्यादा क्रियाएं मिलकर किसी सेंटेंस को पूर्ण करती हैं तो वहां पर संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने पत्र लिख दिया है। तो यहां पर देखिए, मैंने पत्र लिख दिया है, तो लिख दिया है, जो यहां पर ये दिया है ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। रामा गीता पढ़ने लगी। तो पढ़ने लगी, ठीक है, पढ़ने जो ये लगी है ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आया करो, तो ये यहां पर करो है, ये क्या है, इसको मिल करके करना और आना, ठीक है, करना और आना मिल करके एक संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। तो आया करो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। पहले वाले सेंटेंस में समझ में आ गया होगा आपको, पत्र लिख दिया, लिखना और दिया ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। रामा गीता पढ़ने लगी, पढ़ना और लगना ये दोनों मिल करके लगी को मॉडिफाई करके लगी बनाया, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो ये है संयुक्त क्रिया। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ प्रश्न हैं जो पिछले सालों में पूछा गया है, आपके एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग साल के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जागना, अगर आप जागोगे तो खुद ही जागोगे, खाना खुद ही खाओगे, बोलना खुद बोलोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जागना की जगह जगवाना होता तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती थी। खाना की जगह क्या होता, खिलवाना, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती थी। बोलना की जगह बुलवाना, तो ये हो सकता था। अगर यहाँ पे जिताना है तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर इसकी जगह हमें क्या मिलता है यहाँ पर, जीतना, तो वो फिर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे सोना है, तो ये तो सोना मैंने अभी आपको बता दिया, सोना जागना ये तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लौटना बिल्कुल नहीं है। भीगना बिल्कुल नहीं है। धुलाना, ठीक है, धुलाना या धुलवाना ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। धुलना बस होता यहाँ पर, तो ये क्या होता, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, धुलाना, मतलब किसी और से धुलाना या धुलवाना, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर,
प्रीवियस ईयर में ही ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जीना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्यों नहीं है? जीना मतलब खुद जीने की बात हो रही है। भीगना, खुद भीगने की बात हो रही है। जागना मैंने बता ही दिया। लिटाना, ठीक है, लिटाना। अब लिटाना में कंफ्यूजन हो सकती है। लिटाना और लेटना दोनों फर्क समझिए दोनों शब्दों में, कि दोनों शब्दों में क्या फर्क है। अगर मैं बोलूं लेटना, तो लेटना तो मतलब खुद ही है, लेकिन लिटाना किसी और को लिटाओगे ना आप, तो लिटाना यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा टफ भी था, आपको समझना है ये चीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। बताइए किस वाक्य में कौन सी क्रिया है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को किसी अपने मित्र यार के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारे किसी भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल पाते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ क्रिया विशेषण में। तब तक के लिए नमस्कार।